लास्ट क्लास में जो है हम वो डीबाई सिद्धांत के ऊपर पढ़ रहे थे कि जिसमें डीबाई की जो थ्योरी थी या डीबाई का जो मॉडल था उसके अनुसार उसने जो आइंस्टीन के मॉडल के अंदर जो कमी थी उसको दूर करते हुए ये बताया था कि जो आइंस्टीन था उसने कहा था कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर कोई भी जालक है उसके अंदर जो परमाणु है वो क्या है, वो सारे के सारे परमाणु एक फ्री ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये तो था डीबाई के अनुसार, सॉरी आइंस्टीन के अनुसार। उस वजह से जो उसका वो थ्योरी थी या जो उसने वो थ्योरी दी थी उसके कारण से हमें क्या मिल रहा था, उसके कारण से आप देखोगे तो हमें उच्च ताप के ऊपर हाई टेम्परेचर के ऊपर तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को शो कर रहा था, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो 3R के बराबर आ रही थी। पर लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो इंक्रीमेंट होता है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का वो टी क्यूब मतलब एक्स क्यूब के ग्राफ की तरह इंक्रीमेंट होता है। परंतु जो आइंस्टीन का थ्योरी थी उसके अनुसार निम्न ताप के ऊपर जो डिक्रीमेंट होता है वो ग्राफ का एक्सपोनेंशियली होता है और वो 0 पॉइंट मूल बिंदु के ऊपर 0 होने के अलावा वो उससे पहले ही कहीं पे 0 हो जाता है। इस वजह से ये थ्योरी जो थी आइंस्टीन की थ्योरी वो किस जगह पे फेल हो गई, निम्न ताप के ऊपर वो थ्योरी फेल हो गई। और उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए उसी कमी को दूर करते हुए डीबाई का जो सिद्धांत था उसने अपने प्रिंसिपल में ये बताया कि जो आइंस्टीन ने ये कहा कि सारे के सारे परमाणु जो है वो फ्रीली ऑसिलेशन करते हैं, स्वतंत्र दोलक होते हैं। वो स्वतंत्र दोलक न होकर वो कैसे होते हैं, युग्मित दोलित्र होते हैं जो कि फ्रीली कभी भी ऑसिलेशन नहीं कर सकते। जब फ्रीली ऑसिलेशन नहीं कर सकते लेकिन वो ऑसिलेशन करेंगे तो ये कपल्ड ऑसिलेटर की तरह ऑसिलेशन करेंगे और साथ ही साथ उनके ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। जब ये निश्चित ऑसिलेशन के साथ ऑसिलेशन करते हैं तो उन ऑसिलेटर्स के अंदर कितने प्रकार की ऑसिलेशन होती है, 2 प्रकार की। एक तो आपके अनुदैर्ध्य ऑसिलेशन और दूसरा आपके जो है वो अनुप्रस्थ ऑसिलेशन, मतलब तरंग जिस दिशा में मतलब ऑसिलेशन जिस दिशा में होंगे उसी दिशा में तरंग का संचरण होगा। दूसरा उस संचरण के परपेंडिकुलर अगर ऑसिलेशन होंगे तो वो अनुदैर्ध्य हो जाएंगे। इस आधार के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी के जो थे फॉर्मूले सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, हमने जो उसके ऑसिलेटर्स के नंबर थे किसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वो लिखे थे तथा उनको जोड़ के हमने टोटली अगर मान लो कि उसके परमाणु जितने भी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो सारे के सारे अगर दोनों ही टाइप के ऑसिलेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन टोटल ऑसिलेशन के नंबर हम दोनों को जोड़ के निकालेंगे। फिर उसके आधार के ऊपर हमने जो ऑसिलेशंस के नंबर निकाले थे उनका हमने क्वांटम मैकेनिकली, क्योंकि ये थ्योरी सारी की सारी जो थी वो क्वांटम मैकेनिकली थ्योरी थी, क्वांटम मैकेनिकली थ्योरी के आधार के ऊपर हमने क्या किया, जो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एवरेज एनर्जी होती है एक ऑसिलेटर की, उस एवरेज एनर्जी के को हमने क्या किया, जो ऑसिलेटर्स के नंबर थे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर उससे उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमने क्या कर दी थी, सिर्फ म्यू टू म्यू प्लस डी रेंज के अंदर एनर्जी को ज्ञात किया। फिर देखो मान लो कि जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन हो, ये जरूरी नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कितनी जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके मान लो मैक्सिमम म्यू डी फ्रीक्वेंसी तक अगर सारे के सारे ऑसिलेटर्स अगर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन कर सकते हैं तो उस रेंज तक उस एनर्जी का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी कितने ऑसिलेटर है उन सबकी एनर्जी के बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, वहां यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब यार देखो मैंने हमें निकालना क्या है, मैंने हमें निकालनी है इस एनर्जी के साथ सहायता से हमें क्या निकालनी है, जो आपके पास में सॉलिड है उसके अंदर परमाणुओं की या जो परमाणु ऑसिलेशन कर रहे हैं उनकी स्पेसिफिक हीट के बारे में पता करना है। तो स्पेसिफिक हीट की विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा सीरीज क्या होगा, डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखो अब इस इक्वेशन में आप देखोगे तो डेल टी की जो भी टर्म है उन सबका क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो इसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो बचे हुए टर्म ओनली फॉर ओनली नीचे वाला है, तो नीचे वाला एक्सपोनेंशियल टर्म का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पावर में नीचे तो वापस 2 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स में होगा तो इनवर्स वाले की एक नेगेटिव साइन आगे आएगा और पावर ऊपर में उसमें एक और जुड़ जाएगी तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा। देखो सिंपल डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है। CV इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 9n h अपॉन म्यू d क्यूब 0 टू म्यू d कोष्टक में म्यू क्यूब माइनस कोष्टक में e की पावर h म्यू अपॉन 80 माइनस 1 का
होल स्क्वायर डॉट ई एच म्यू अपॉन के टी डॉट कोष्टक में माइनस के एच म्यू अपॉन के टी स्क्वायर डी। ये क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को इस ढंग से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे सी वी इसके तो क्या आएगा आपके 9n h स्क्वायर अपॉन म्यू डी क्यूब के टी स्क्वायर 0 टू म्यू डी म्यू की पावर 4 अपॉन ई एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई एच म्यू अपॉन इंटू ये आपके देखो दो इक्वेशन है पूरे सॉलिड की जो सॉलिड है आपके पास ठोस पदार्थ है उसके अंदर उसकी उस सॉलिड क्रिस्टल की आपके पास में स्पेसिफिक हीट क्या है या उस सॉलिड की एनर्जी क्या है एटम्स की या फिर उस पूरे सॉलिड की वो हम इन दो इक्वेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। और इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे उच्च ताप और निम्न ताप के ऊपर यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है उसका मान उच्च ताप पर क्या होगा और निम्न ताप पर स्पेसिफिक हीट का क्या मान होगा वो भी इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें पता चलेगा। तो देखो अब देखिए ठीक है तो देखो ये स्पेसिफिक हीट निकल गई एनर्जी का फॉर्मूला निकाले। अब देखो अब हमें क्या करनी है इस 6 और इस 7 इक्वेशन जो है ना उसको उच्च ताप और निम्न ताप के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा उपयोग कर किसका मान ज्ञात करना है सीवी तथा ई का मान ज्ञात करना। ठीक अब देखो सबसे पहले तो हम किसके ऊपर करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर उच्च तापमान। जब टी का मान क्या है बहुत ज्यादा है जब टी का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन देखो h म्यू अपॉन kt क्या हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है h म्यू अपॉन kt क्योंकि देखो इस इक्वेशन में मेन जो है टेम्परेचर को डिपेंडेंट टर्म हुई ये वाली ही है h म्यू अपॉन kt और कोई नहीं। ठीक है ना तो h म्यू अपॉन kt क्या हो जाएगा वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर देखो e की पावर h म्यू अपॉन kt माइनस 1 या फिर e की पावर h म्यू अपॉन kt को आप किस तरीके से लिख सकते हो इक्वल्स टू 1 प्लस h म्यू अपॉन kt के रूप में लिख सकते हो क्योंकि जब इसके ऊपर टेम्परेचर जब एक्सपोनेंशियल पावर वाले टर्म का मान कम हो तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कर सकते हैं इस रूप से एक्सपेंशन कर सकते हैं और भी इसका एक्सपेंशन हो सकता है पर हमें सिर्फ सिंगल पावर तक ही रखना है क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। अब देखो अब जो एनर्जी की इक्वेशन है एनर्जी की वो क्या थी E बराबर 9nh अपॉन म्यू डी क्यूब 0 टू म्यू डी म्यू क्यूब अपॉन e की पावर h म्यू अपॉन kt माइनस 1 ये इक्वेशन थी एनर्जी की। ठीक है अब इस एनर्जी की इक्वेशन में आप देखो क्या अगर हम x बराबर क्या मान ले h म्यू अपॉन kt तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको h अपॉन kt dv ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है उस कंडीशन में आप लिमिट को भी देखोगे तो लिमिट भी इसमें क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी।
लिमिट इसमें जब चेंज होगी तो म्यू बराबर 0 पर तो x बराबर क्या होगा 0 पर म्यू बराबर म्यू डी पर x बराबर क्या आएगा h म्यू डी अपॉन kt आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। और यहां पर जो ये h म्यू डी अपॉन kt के है इसको थीटा डी से लिखा जाता है, जिसे कि क्या बोला जाता है डी बाई, ये आपको ध्यान रखना है। h म्यू डी अपॉन k है उसको क्या बोलते हैं थीटा डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे डी बाई टेम्परेचर कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर h म्यू डी अपॉन k थीटा डी है तो यहां से अगर हम म्यू डी का मान लिखना चाहेंगे तो म्यू डी किसके बराबर होगा म्यू डी इक्वल टू k थीटा डी अपॉन इसके रूप में इसको लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो, अब वापस आप क्या करो, एक तो इस लिमिट को अप्लाई करो इस म्यू डी वाली के अंदर और x की जगह पे क्या कर दो e h म्यू अपॉन kt माइनस 1 रख दो। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो म्यू का मान भी लिख सकते हो कि जो म्यू है उसको अगर x की टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा म्यू इज इक्वल टू kt x अपॉन h आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो मान चेंज किए गए उसको आपको एनर्जी के इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, एनर्जी के इस फॉर्मूले में सारे मानों को रखोगे E बराबर 9NH अपॉन म्यू डी क्यूब 0 टू, अब देखो h म्यू डी अपॉन k, h म्यू डी अपॉन k थीटा डी है तो इस कंडीशन में ये किसके बराबर हो गया थीटा डी अपॉन t के बराबर हो गया। तो पावर अब यहाँ पे कहां से कहां तक की लगेगी थीटा डी अपॉन t वाली पावर इसमें लगेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई आप क्या आ जाएगा k क्यूब t क्यूब अपॉन h क्यूब इंटू x क्यूब इंटू नीचे क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 kt अपॉन h dx। क्योंकि dx का मान आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर रखना पड़ेगा, तो d म्यू बराबर क्या हो जाएगा kt अपॉन h dx हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो यहां पर e बराबर क्या लिखा जाएगा 9nh अपॉन म्यू डी क्यूब k की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन h की पावर 4 0 टू थीटा डी अपॉन t x क्यूब अपॉन t की पावर x माइनस 1। ये आ जाएगा। अब देखो, अब इस इक्वेशन को आप किसके रूप में म्यू डी के रूप में लिख सकते हो, तो सॉरी थीटा डी के रूप में। थीटा डी के रूप में कैसे लिखोगे e बराबर 9n k t अपॉन की पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा म्यू डी क्यूब h क्यूब जो है वो किसके बराबर है अपॉन k क्यूब किसके बराबर है आपके यहाँ पर आप देखोगे तो थीटा डी के बराबर है। ये क्या आ जाएगा थीटा डी क्यूब 0 टू थीटा डी अपॉन t x क्यूब अपॉन e की पावर x माइनस 1। इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें इन दोनों में कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से ये इक्वेशन जो आई है वो इस h म्यू डी अपॉन k बराबर थीटा डी से आई है। थीटा डी के रूप में इस इक्वेशन को चेंज किया क्योंकि t की पावर तो 4 ही रहेगी, k की पावर 4 है और यहाँ पे ये h की पावर 4 है और नीचे क्या म्यू डी क्यूब है। एक h से एक h कट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा h क्यूब म्यू डी क्यूब और k क्यूब से आप क्या लिख सकते हो इसको थीटा डी क्यूब के रूप में लिख सकते हो। इसको नंबर का लगा दो इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखो x किसके बराबर था x जो था आपके वो h
म्यू अपॉन KT के बराबर था। तो उस कंडीशन में EX किसके बराबर हो जाएगा? EH म्यू अपॉन KT के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर उच्च है उस कंडीशन में ये टर्म जो है खुल के क्या आ जाएगी आपके 1 + x या फिर 1 + h म्यू अपॉन KT के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये मान इसके अंदर इस इक्वेशन में रख देंगे हम। तो उस कंडीशन में E बराबर आपके क्या आ जाएगा? E बराबर 9NK T की पावर 4 अपॉन थीटा dq 0 to थीटा d अपॉन t x³ अपॉन x into dx। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एनर्जी E बराबर अब कैसे लिखी जाएगी? 9NK अपॉन थीटा dq into t की पावर 4 s³ अपॉन 3 0 to थीटा d अपॉन। ठीक है, एनर्जी E बराबर 3NK अपॉन थीटा dq into t की पावर 4 डॉट थीटा dq अपॉन t। ये क्या, इससे ये भी क्या, एनर्जी E बराबर आपको क्या बची 3N। और ऐसे भी देखोगे तो आपने इससे पहले भी जो एनर्जी पढ़ी थी जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर कि अगर कोई भी आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टोटली परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या n है तथा प्रत्येक अणु या परमाणु का अगर स्वतंत्रता की या डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान अगर 3 है तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी E बराबर जो होती है वो 3NKT से लिखी जाती है। वो यहाँ पे भी आ रही है। अगर E बराबर 3NKT आ गया तो अब C बराबर क्या आ जाएगा? del E अपॉन del T इक्वल्स टू 3NK। और एक मोल गैस के लिए ये वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? C बराबर। मतलब उच्च ताप पर डीबाई का मॉडल क्या करता है आपके जो सेम आइंस्टीन की थ्योरी कैसे उस ताप के ऊपर प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल से रिजल्ट को शो करती थी वैसे के वैसे डीबाई का सिद्धांत भी उस ताप पे क्या कर रहा है आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को शो कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं किस ताप के ऊपर? निम्न ताप के ऊपर आएंगे। तो निम्न ताप के ऊपर उस कंडीशन के अंदर ये सिद्धांत थ्योरी की अगर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनको फॉलो करता है तो इसका मतलब ये सिद्धांत जो है ये क्या करेगा? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को पूर्ण रूप से शो करेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड कंडीशन आप किस ताप पे जाओ? निम्न ताप। निम्न ताप पे जाएंगे तो इस कंडीशन में ये h म्यू अपॉन kT जो है वो क्या हो जाएगा? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। मतलब x का मान क्या हो जाएगा? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर Ex - 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? Ex के इक्वल आ जाएगा। Ex - 1 Ex के इक्वल आ जाएगा। तो उस कंडीशन में अब आप वापस कौन सी इक्वेशन लेंगे? इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 से एनर्जी E बराबर आपकी जो डिग्री थी वो क्या थी? 9NKT की पावर 4 अपॉन थीटा dq 0 to थीटा d अपॉन t x³ अपॉन t की पावर x - 1 into d। ये फॉर्मूला निकला था। ठीक है, या तो Ex - 1 Ex करो नहीं तो फिर आप देखोगे तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी है जो कि आप किसमें पढ़ते हो? जैसे कि आपने अगर सेकंड ईयर के अंदर स्टीफन्स लॉ सॉल्व किया होगा तो उस कंडीशन में आपको मालूम होगा कि जो ये इंटीग्रेशन होता है इसका मान हमेशा जो आता है वो किसके बराबर आता है? पाई की पावर 4/50। ये कैसा है? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो होता है
उसका डायरेक्टली अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे इस टाइप का तो इसका मान क्या होगा 5 की पावर 4 अपॉन 15 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो क्योंकि h में अपॉन kT का मान वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन के अंदर जब टेम्परेचर T क्या हो जाएगा आपके बहुत ही कम लगभग 0 की तरफ टेंस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में थीटा d अपॉन t का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पावर है ये पावर लगभग किसके बराबर होगी इनफाइनाइट के बराबर होगी। और उस कंडीशन के अंदर ये इंटीग्रेशन जो है वो कैसा इंटीग्रेशन बन जाता है एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन या मानक समाकलन बन जाता है। और मानक समाकलन जो होते हैं उनके डायरेक्ट सॉल्यूशन याद करने होते हैं आप लोगों को, क्योंकि अगर सॉल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम खर्च होगा और काफी पेज भी लगेंगे, 1-2 पेज में ये सॉल्व होगा। तो इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको जानना पड़ेगा कितनी होती है 5 की पावर 4 अपॉन 15 के बराबर होती है। तो यहां से ये e बराबर आप क्या लिखोगे 9n8 t की पावर 4 अपॉन थीटा d क्यूब और 5 की पावर 4 अपॉन 15, ठीक है ये इसकी वैल्यू आ गई। अब एनर्जी पता चल गई तो उसके बाद में आप लोगों को मान लो स्पेसिफिक हीट याद करना और भी सरल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के रेशो का सीधा इसका क्या करना है आउटलाइन हीट करना है। तो देखो स्पेसिफिक हीट Cv बराबर क्या होगा del E अपॉन del T इज इक्वल टू 9n8 की पावर 3 into 4 अपॉन थीटा d की पावर 3 into 15। 15 से 5 बार 9 से ये कितनी बार चला 3 से कितनी बार चला जाएगा 3 बार, यहाँ से Cv बराबर क्या आ जाएगा 12n k अपॉन 5 थीटा d का क्यूब इनटू t की पावर 3। ये पूरी लिक्विड वैल्यू क्या होगी कोई भी सॉलिड होगा उसके लिए डी बाई टेम्परेचर फिक्स होगा, n के जो कि r के बराबर होता है उसका मान भी क्या होगा फिक्स, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cv किसके प्रोपोर्शनल है t क्यूब के, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के भी समान है। समान है इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजाई के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी कि जो पार्टिकल जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं कपल्ड होते हैं, वो थ्योरी क्या थी सही थी। मतलब अगर कपल्ड रूप से अगर हम उनको मानेंगे तो ऑसिलेशन मानेंगे उनके, तो उस कंडीशन के अंदर जो उनकी स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या करती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या करती है प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये सिद्धांत क्या था करेक्ट था। मतलब आप वैसे भी आप देखोगे तो जो अणु या परमाणु होंगे वो एक दूसरे से के साथ बंधित होते हैं, तो उस कंडीशन में ऑसिलेशन तो फ्रीली हो ही नहीं सकते अणु या परमाणुओं के। तो इसी आधार के ऊपर जो आइंस्टीन की थ्योरी थी वो गलत हुई थी और डीबाई की थ्योरी ये क्या हुई थी यहाँ पर सही हुई थी। अब देखो ग्राफ अगर बनाओगे तो इसका और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दोनों क्या होंगे एक जैसे ही ग्राफ होंगे, उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। उच्च ताप पर इनका मान क्या होगा हमेशा 3r के बराबर होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ लिखा वो किस तरीके का था इस तरीके का, ठीक है। अब देखो ये दूसरा वाला ग्राफ जो है ये भी लगभग इसी के नजदीक होते हुए ऐसे 3r के बराबर मिलेगा। डॉट डॉट वाला आप मान लो किसका डी बाई का, ये वाला ऊपर वाला जो है ये किसका है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है ना, ये जो थी इसी के साथ में जो आपकी स्पेसिफिक हीट के ऊपर जितने भी थ्योरीज थी वो क्या हो जाती है इसमें खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक चीज आप जो देखोगे इसके अंदर हमने यूज की थी नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया के लिए हमने जो फॉर्मूला एक पढ़ा था अभी लिखा था n म्यू d म्यू इज इक्वल टू आपने जो पढ़ा था 4 पाई v u स्क्वायर 1 अपॉन cl क्यूब प्लस 1 अपॉन c d क्यूब। देखो वैसे भी देखोगे c t क्यूब वैसे देखोगे तो आप देखोगे ये टेम्परेचर T का आपने क्या किया है T की पावर 4 का क्या किया है डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा T की पावर 3
इंटू 4 आ जाएगा, 40 क्यूब होता है ना, डिफरेंशिएशन ही तो किया है और तो इसमें कुछ नहीं किया। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है कि जो ये डेंसिटी निकाल दी हमने, इस डेंसिटी के बारे में बता देता हूं एक बार थोड़ा सा। थ्योरी देखो इसके अंदर वाली, तो उससे इतना नहीं पता चलेगा जितना इससे पता चल जाएगा। क्वांटम मैकेनिकली है तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो आपको क्या है, इसके अंदर ठीक आपको क्या पूछी, डेंसिटी ऑफ स्टेट किसी रेंज के अंदर म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू रेंज के अंदर आपको क्या करनी है, कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑसिलेटर है उसकी किस रेंज के अंदर म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू रेंज के अंदर क्या करनी है, ऑसिलेटर्स की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं है, उसमें इतना सा ध्यान रखना कि जो वैल्यू होती है कि म्यू से लेके आपको कहां तक, म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू रेंज तक के लिए आपको ज्ञात करना है। तो वहां पे देखो आप उस कंडीशन में कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑसिलेटर है वो गतिशील अवस्था में होगा क्योंकि दोलन कर रहा है, तो इसके पास में क्या है, किसी न किसी प्रकार का मोशन है। तो मोमेंटम है तो उस कंडीशन हम क्या कहते हैं, p से लेके p प्लस dp रेंज के अंदर जो डार्क एरिया होगा, उस डार्क एरिया का नाम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, डार्क एरिया का वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे कि मान लो कि जो मोमेंटम है वो कहां से p से लेके p dv रेंज तक निकालना है, तो मान लो कि 0 से लेके आप p मतलब p रेडियस का आप क्या ले लो, कोई भी गोला ले लो जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल है जो 0 से लेके p रेडियस तक की जो मोमेंटम की रेंज होगी उसके अंदर क्या करता रहेगा, ये ऑसिलेटर करता रहेगा, ऑसिलेशन या उसका मोमेंटम होगा। तो आपके पास में जो रेंज बनेगी या जो गोला बनेगा वो गोला किसका बनेगा, 0 से लेके p रेडियस तक का, जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो होंगे या ऑसिलेटर होंगे वो क्या होंगे इस रेंज के अंदर। जिस किसी का मोमेंटम का मान अगर 0 है तो वो भी इसमें आ जाएगा, किसी के मोमेंटम का मान p है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक्स्ट्रा कहां से कहां तक dp तक बनाना। ठीक है, तो यहां से यहां तक का आप जब क्या लोगे इसके अंदर के वॉल्यूम का डिफरेंस लोगे तो वो क्या आएगा आपके 4/3 पाई p क्यूब p स्क्वायर dp के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस वॉल्यूम के बाद आप देखो पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही टाइप का अगर हम स्पेस को लेते हैं तो हम जो जब इन दोनों टाइप के स्पेस को किसी एक फिक्स मिक्स स्पेस के रूप में लिखेंगे तो वो स्पेस जो होता है वो कौन सा होता है, फेज स्पेस होता है। ठीक है ना, फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें मोमेंटम और पोजीशन दोनों के कोऑर्डिनेट आते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर आप अगर किसी एक बिंदु के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के लिए आप अगर वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के लिए वॉल्यूम लिखोगे फेज स्पेस में तो वो डी म्यू बराबर क्या होता है आपके dx dy dz dpx dpy dpz के रूप में लिखोगे और ये मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, h क्यूब के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम के अंदर अगर आप इस h क्यूब का भाग दे दोगे तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। तो यहां से नंबर ऑफ स्टेट्स ज्ञात करनी है, कहां से p से p प्लस dp के अंदर, तो वो क्या होगा 4 पाई p स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी E बराबर जो होती है वो क्या होती है pc क्वांटम मैकेनिकली लिखी जाती है। ठीक है ना, एक तो pc के रूप में लिखी जाती है और एक h म्यू के रूप में लिखी जाती है। ठीक है ना, ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, E बराबर h म्यू या E बराबर pc, इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे p को किसके रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में या फिर मोमेंटम को किसके रूप में, एनर्जी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब मोमेंटम या इस फ्रीक्वेंसी को एनर्जी के रूप में लिखेंगे ना तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला आपके लिए आएगा 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब dv। ये कहां से आएगा बता रहा हूं, रुक जा शांति रख। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला जो आएगा ना, ये फॉर्मूला ओनली फॉर ओनली सिर्फ एक ओनली फॉर कौन सी अनुदैर्ध्य दोलित्रों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, और अगर कोई भी तरंग है
वो अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें टोटली आप देखोगे तो अनुप्रस्थ तरंग होगी, उसके लिए क्या होंगे, दो टाइप के ऑसिलेशंस होंगे। दो टाइप के कैसे, या दो तरीके से, या तो वो अप और डाउन। तो उस कंडीशन में एक तो मोड इसका ये हो जाएगा, दूसरा मोड इसका ये हो जाएगा, तो उस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन होके दो। तो अनुप्रस्थ दोलन जो होंगे उसके लिए तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू के रूप में लिखी जाएगी। और अनुदैर्ध्य के लिए जो ये वैल्यू लिखी जाती है वो 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू के रूप में लिखी जाएगी। ये आपको इसमें